Hello everybody. Today, via the platform of Learning Educare Center or Learning Education, we will discuss about the CSE or Civil Service Examination paper number 4, Mains Examination paper number 4, Ethics, Integrity and Aptitude. आज लर्निंग एजुकेयर और लर्निंग एजुकेशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से सिविल सर्विस परीक्षा की जो सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा है उसका जो पेपर नंबर 4 है यानी चतुर्थ है, जो कि शीर्षांकित है, जो टाइटल्ड है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से आज इस पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन आज इस पे होगा। और जिन बातों पे आफ्टर द डिस्कशन ऑफ और आफ्टर दिस लेक्चर the course outcome of this lectures are supposed to be, the COs of this outcome is supposed to be ethics and human interface। इसके बारे में जान पाएंगे कि ethics क्या है, human interface क्या है और attitude क्या होता है, साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है और प्रोबिटी इन गवर्नेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं गवर्नेंस में शुचिता या ईमानदारी क्या होता है। इसके साथ साथ देयर आर डिफरेंट केस स्टडीज। व्हाट आर द डिफरेंट केस स्टडीज एसोसिएटेड विद दीज टॉपिक्स लाइक एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस एंड एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रोबिटी इन द गवर्नेंस एज वेल। इसके साथ साथ जिन बातों पे डिस्कस करेंगे आफ्टर द डिस्कशन इन ऑफ दिस लेक्चर, अगेन द कोर्स आउटकम्स आर आल्सो एज्यूम्ड टू बी लाइक मॉरल वैल्यूज क्या है, व्हाट आर द डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज इन द गवर्नेंस क्या कहलाती हैं, suitability of public service, what basically the suitability of public service or public servants, honesty क्या है, क्या ईमानदारी है, empathy क्या है, किस तरीके, what is called to be as the empathy, and compassion, what is basically the compassion is, what is accountability and the transparency or the transparency involved or associated with the governance. So what basically here is ethics, integrity and aptitude. Now it is very important to know about the different determinants, essence and consequences of ethics in human actions, dimensions of ethics, and either those ethics will be applied in public domain or in private sphere or in whatever the PP or PPP means, public private partnership or public private relationships or interfaces as well, और किस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं, व्हाट आर द लेसन्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन वैल्यूज, मतलब जो एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस है कि एथिक्स क्या होते हैं और ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन एथिक्स क्या होते हैं और किस तरीके से पब्लिक डोमेन में और प्राइवेट स्फीयर में ये किस तरीके से आपस में समन्वय बांध करके कार्य होता है, इसके बारे में चर्चा, इसके बारे में अभी जो डिस्कशन और लेक्चर में करेंगे। साथ साथ एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड का क्या फंक्शन है, इन्फ्लुएंस क्या है, एंड व्हाट आर द थॉट्स एंड बिहेवियर, जैसे विचार है, कोई थॉट प्रोसेस आता है, फिर थॉट प्रोसेस जब आता है तो धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, एक मान्यता का रूप ले लेता है और फिर मान्यता का रूप लेने के साथ साथ वो धीरे धीरे एक्शंस पे उतरने लगता है और एक्शंस पे उतरने के बाद क्या होता है कि फिर वो एक नॉर्मल लाइफ का प्रोसीजर बन जाता है और नॉर्मल लाइफ के प्रोसीजर के बाद फिर उसमें चलने वाले लोग, स्कॉलरली लोग पैदा हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं और फिर वो एक सामान्य चलन समाज का बन जाता है। तो इस तरीके से एटीट्यूड का होना भी ये बहुत जरूरी है क्योंकि पब्लिक सर्विसेज में, पब्लिक सर्वेंट्स में या फिर गवर्नेंस के किसी भी पद सोपानीय क्रम में, यानी किसी भी जो है किसी भी हायरार्कियल स्ट्रक्चर में ये बहुत ही आवश्यक होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओपाइंड एंड दिस इज ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस दैट what basically the attitude is, because attitude reflects the way of doing. And one more thing, कार्य करने की क्षमता और दक्षता के बारे में जो चर्चा होती है वो एटीट्यूड से ही पता चलती है। इसके साथ साथ व्हाट आर द मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, क्या नैतिक एटीट्यूड है, क्या पॉलिटिकल और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक
ऐसे हर एक पक्ष के हर एक आयाम के जो एटीट्यूड है वो क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे जो जितने भी क्षेत्र हैं वो अपने आप को समन्वित करके, मींस कोऑर्डिनेशन कर करके किसी ऑब्जेक्टिव के लिए इन्फोर्स्ड होते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होते हैं, संलग्न होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है इनके बारे में जानना। इसके साथ साथ सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन क्या होता है, क्या होता है सामाजिक रूप से किसी चीज का इन्फ्लुएंशियल होना, क्योंकि अगर समाज में जो भी इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं, फैक्टर्स हैं, चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, फिगराइंस हैं, ये सारा का सारा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड मैपिंग का काम करता है। और माइंड मैपिंग के बाद फिर वही बात है कि एक्शन में उतर जाता है। एक्शन में उतर जाता है तो फिर क्या होता है कि सब, क्योंकि कोई भी एक्शन जो अगर डिसीजन के रूप में रिफ्लेक्ट होने लगता है तो उसके बाद वो सभी के जीवन का भाग्यांकित कर लेता है और भाग्य निर्धारण करने की चेष्टा रहती है। इसके साथ साथ और ऐसा प्रभाव, ऐसा कंसिक्वेंस भी देखने को तब मिलता है। इसके साथ साथ एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है सिविल सर्विसेज में, इंटीग्रिटी क्यों जरूरी है। देखिए कोई भी चीज के लिए इंटीग्रिटी, एथिक्स का होना तो जरूरी है ही। ठीक, क्या होते हैं मॉरल्स, क्या होते हैं नैतिक मूल्य। अब ऐसा नहीं है ना कि किसी ने किसी अधिकारी को, गवर्नेंस को, चाहे वो फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मंत्री लोग ही क्यों ना हो, स्वयं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्तर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर किसी ने कोई पैसा ऑफर कर दिया, किसी ने कोई बड़ा घूस ऑफर कर दी, या फिर किसी ने किसी और प्रकार का कुछ भी अनाचरणीय जो है किसी ने किसी को क्या कर दिया कि ऑफरिंग कर दी और उसमें लग्न लिप्त होकर के, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करने लग जाएंगे बड़े बड़े इस तरीके के, चाहे वो ऑफिसर्स होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल फिगर्स होते होंगे, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स व्हिच आर रिलेटेड टू द पब्लिक डीलिंग्स, पब्लिक डिसीजन डीलिंग्स, ये बहुत जरूरी है कि उनके पास क्या होना चाहिए, एथिक्स का होना ये बहुत आवश्यक है। अगर अब जैसे फॉर एग्जांपल नाउअडेज जैसे देखा जाए कि गवर्नेंस, जैसे आजकल अगर बात करें, ये आज की ही भी न्यूज की बात है, टुडे 7 मई के कल या परसों की घटना है, या फिर अगर देखें तो देयर वाज अ रेप। जैसे रेप के घटनाक्रम बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे समाज में बहुत बढ़ रहे हैं, तो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, चाहे वो फिर स्वयं ही किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्यों ना हो, चाहे वो स्वयं मुख्यमंत्री को, जैसे उत्तराखंड में ही है ये घटना, उत्तराखंड की ही है, और चाहे वो स्वयं मुख्यमंत्री की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में होने वाली घटनाक्रम क्यों ना हो, और स्वयं रूलिंग पार्टी के ही पदाधिकारियों के द्वारा एक 18 साल की कम आयु की लड़की के साथ होने वाला एक जघन्य कृत्य क्यों ना हो, चाहे वो किसी ऑफिसर के द्वारा होता, चाहे किसी के भी द्वारा कभी भी घटित, समाज में ये घटनाएं होती रहती है। तो ऐसे समय पर कानून और नियम के लोगों ने, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लोग कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ने क्या एक्टिविटी करी, क्या वो अपराधियों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, क्या वो किसी मनी और पैसे के फ्लो में आ गए हैं क्या, या आते ही आए हैं क्या। तो इस तरीके की जो ये घटनाक्रम होती हैं, ये सब एथिक्स का पार्ट बनती है। नैतिकता का मूल्यांकन सिर्फ बड़ी बड़ी लच्छेदार गप मारने से नहीं होता है। नैतिकता का मूल्यांकन करके दिखाने से होता है, और करके वही दिखाते हैं जिनकी परवरिश में बात होती है या फिर जिनकी फॉलोइंग्स में बात होती है। इसके साथ साथ इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, इंटीग्रिटी का मतलब एकता होता है, मतलब यूनिटी होता है। अब यूनिटी का मतलब बड़ी बड़ी लच्छेदार गप मार के तो होता नहीं है। तो यूनिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को किस तरीके से एकजुट रखना, और अच्छा कार्य करने वालों को के ऊपर वज्रघात करने की चेष्टा न करना। बार बार क्या होता है, कई बार ईमानदार ऑफिसर्स के ट्रांसफर होते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी और एक फेडरल स्ट्रक्चर पर एक प्रहार भी कहीं ना कहीं होता है। और वो जो डिसीजन मेकिंग है, ईमानदारी से काम करना, वो तो है ही है, साथ में ये भी बड़े कुछ पेचीदा चीजें हैं। एप्टीट्यूड हमेशा बताता है, अब जैसे काम ना करने का भाव है, काम चोरी है, और एक मलिनता गलीनता है, या फिर तेज तर्रापन है, या फिर सबका भाव है, सबको साथ लेने का भी, और तुष्टिकरण के लिए ही ना उद्देश्य से सही, बल्कि सही चीजों के उद्देश्य से, ये भी एप्टीट्यूड के दर्शन कराता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं पर भी पूरे देश भर में किन्हीं भी प्रदेशों में होता क्या है, पूरे देश में जो है लोकतांत्रिक मूल्य है, मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं।
तो 5 साल में चीजों को करने का अवसर मिलता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को, और बनाए हुए नियमों को आराम से फॉलो करते हैं कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, और स्वयं रिकमेंडेशंस भी करते हैं और बनाते भी हैं, और पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर्स के जरिए वो नियम पास होते हैं और समाज में लगते हैं, और भी बायलॉज बाय स्टैंडिंग बायलॉज के हिसाब से लगते हैं। अब दिक्कत क्या है कि एप्टीट्यूड किस तरीके का है, किस तरीके का उनको फॉर्मुलेट करने का तरीका है, धरातलीकरण करने का तरीका है, ये एप्टीट्यूड में कहीं ना कहीं दर्शन में आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? अब जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस ऑलवेज टॉक्स अबाउट द emotional intelligence always talks about the ability of public official to recognize, understand and manage their own emotions and those of citizens to foster ethical, responsive and effective administration. कुल मिलाकर के एक सिविल सर्वेंट ने और गवर्नेंस ने मिलाकर के चलाना है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तब चलता है जब जिस तरीके का जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, मतलब जो इमोशंस है उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाना है। अब जैसे कोई चीज बातें लेके आए, कोई अपना दुखड़ा लेके आ गया, तो उसका सॉल्यूशन कैसे होना है। ऐसा नहीं कि बातें सुन ली और सॉल्यूशन किया नहीं, ऐसा भी नहीं कि बातें किसी ने करी और उस बातों बातों में फ्लो हो गए, रोते चले गए, ऐसा भी नहीं। सॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा, हालांकि भाव तो समझना है, लेकिन उसको सॉल्यूशन की ओर कैसे ले जाएंगे, समाधान की ओर कैसे ले जाएंगे, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पक्ष होता है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस में पॉलिसी मेकिंग का भी रिफ्लेक्शन पता चलता है, क्राइसिस मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग का पता चलता है, और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इसी में पता चलता है। कन्फ्लिक्ट मतलब अब कोई अपना जो है दुखड़ा लेके आ गया और अपना विवादास्पद कोई चीज लेके आ गया, तो कन्फ्लिक्ट उस विवाद को किस तरीके से सॉल्व किया गया। अब कहीं ऐसा तो नहीं कर लिया गया कि पैसे खा लिए और विवाद को एक तरफे पक्ष सिंगल पार्टी करा दिया गया ऑर्डर, ऐसा भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि बेईमानी ना होकर के किस तरीके से ईमानदारी को एड्रेस किया जा सकेगा, ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है। और एथिकल गवर्नेंस, गवर्नेंस ऐसी हो जो कैसी हो, एथिकल हो, जिसके एथिक्स हो, जो पैसों में न बिक जाए, जो बड़े बड़े बस मात्र धनाढ्यों में बिक कर न रह जाए, है ना। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पर्वत पहाड़ों को, खंड शिलाओं को ही चूर चूर कर दें। अब ऐसा भी नहीं कि चाहे वो फिर देश का प्रधानमंत्री स्वयं क्यों ना हो, और देश का जो है बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टीज हैं, जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा बड़ा डंका पीटने का कार्य कर रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि कोई भी सोशल ऐसी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन अपने आप को क्लेम करने वाला कहे कि मैं विश्व का सबसे बड़ा हूं, और उनकी कथनी करने में बहुत बड़ा भेद हो, तो ये तो कहीं ना कहीं जो एथिकल नेचर है गवर्नेंस का, ये किसी भी तरीके से एड्रेस नहीं होता है, वो सिर्फ बातों और वाचनों तक ही होकर के रह जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को सिर्फ बातों तक ही सीमित न रख दे, इस बात को भी देखना होता है। और इसके लिए जरूरी है कि नेगेटिविटी का दूर होना, रिड्यूस्ड नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी दूर कब होगी? जब रोजगार सबको मिलेगा, जब बलात्कार नहीं होंगे, है ना, जब छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 18 साल की छोटी छोटी युवाएं, 12, 14, 15 साल की लड़कियों का बलात्कार नहीं होगा। अब आजकल तो आए दिन इतना रूलिंग पार्टी के बड़े बड़े दायित्वधारियों के द्वारा, कल ही परसों उत्तराखंड में भी इतना बड़ा चल रहा है, अभी तो कितने और समय न चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक एड्रेसल है, ये एक बात को सोचने का ढंग तरीका है कि किस तरीके से करना क्या है। 5 साल मिले किन चीजों के लिए और कर क्या रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, भोग रहे हैं और शारीरिक रूप से नोच परोस रहे हैं। अरे ऐसा भी दम्भ दिखा के क्या ही हो जाएगा। ये बात भी कहीं ना कहीं एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के आधार पर होती है, क्योंकि चीजें अगर मात्र पढ़ने तक ही सीमित हो जाएंगी और लागू होते समय उल्टी लागू होंगी और होगी नहीं, कुछ भी जंगल राज हो जाएगा, जंगलीपन हो जाएगा, अपने हिसाब का हो जाएगा, नियम धर्म जैसे कुछ रह ही भी नहीं जाएंगे, तो फिर पढ़ भी क्यों रहे हैं ऐसा लगेगा। ये भी इंटीग्रिटी का ही पार्ट है कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ जो सेल्फ अवेयरनेस है और सेल्फ रेगुलेशन है, मतलब सेल्फ अवेयरनेस, खुद जागरूकता का होना, जागरूकता होने देना, जो लोग जागरूकता फैला रहे हैं उनके ऊपर वज्र प्रहार न करना, कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेशन करना, स्वयं तरीके से ड्रिवन हो जाए, स्वतः वो जेनेटिक्स में आ जाए, ऐसी चीजें, इंपैथी, दयावान रहे, काइंडनेस रहे, और साथ साथ इंटेलिजेंस भी रहे, साथ साथ बुद्धिमत्ता भी रहे कि किस तरीके से चीज जितना भला हो जाए सामाजिक जीवन में,
और इस तरीके से करने का भाव इस फोर्थ पेपर में पढ़ने को मिलता है। मात्र पढ़ने को ही नहीं मिलता है, करने की भी बात है। मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एंड सोशल स्किल। कहीं ना कहीं जो है मोटिवेशन भी ये मतलब जो, और क्राइसिस हैंडलिंग है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस में होता है क्राइसिस हैंडलिंग। अब किसी चीज की क्राइसिस आई है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ समय पहले सिलेंडर की, अभी तक भी चली रही हो सकती है, अब सिलेंडर की क्राइसिस आई थी। अब वो क्राइसिस न जाने आर्टिफिशियली फ्रैक्चर्ड था, मेड था, या फिर स्वतः ही बना था, लेकिन था तो क्राइसिस ही। अब क्राइसिस मैनेजमेंट था, क्राइसिस हैंडलिंग उस समय पर कैसे की गई? कहीं उस फैक्टर का प्रयोग चुनाव को लेने के लिए तो नहीं किया गया, क्योंकि रिसेंटली कुछ राज्यों में चुनाव भी थे। क्योंकि होता है ना, छोटी छोटी चीजों के लिए तड़पा करके भी कई बार वोट को प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि जब इलेक्टोरल रोल में वोट कर सकते हैं किसी के, तो हो तो कुछ भी सकता है भारत में। ये भी कहीं ना कहीं क्राइसिस हैंडलिंग है, और इस पेपर का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है, कंपोनेंट है, और ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप है। ये भी महत्वपूर्ण है कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप मतलब ऐसे, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप मतलब बदलने वाली लीडरशिप, और ऐसी लीडरशिप जो जो चेंज हो सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो वर्तमान में रूलिंग पार्टी है उसी का चलता रहेगा, किसी और का भी चल सकता है, किसी का भी चल सकता है, किसी की बपौती नहीं है। इसीलिए बपौती नहीं है तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप है। अगर जो राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल के जो भी कार्यकर्ता हैं, अगर वो बलात्कार करने जैसी घटनाओं में लिप्त हैं, अगर वो ऐसे हत्याकांडों में लिप्त हैं जहां पर वो पैसा देकर के किसी को वैश्यागमन की ओर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस प्रकार के लोगों में ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप का होना तब जरूरी है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए भी सिविल सर्वेंट्स को एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने चौथा पेपर मेंस एग्जाम में पास किया था, और जो अंडर एंट्री लेने वाले लोग हैं उनको ये सोचते हुए इस पेपर को पढ़ना है। इसके साथ साथ प्रोबिटी इन गवर्नेंस क्या होती है? अब देखिए, प्रोबिटी इन गवर्नेंस इज द अनवेवरिंग एडहेरेंस टू द हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड अपराइटनेस। अब जैसे इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे ईमानदारी ही जो होती है प्रोबिटी कहलाती है। प्रोबिटी मतलब ये है कि आपने अगर किसी चीज को, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने या किसी भी पॉलिटिकल भी एग्जीक्यूटिव ने, चूंकि वह भी एक गवर्नेंस का हिस्सा है, अगर उसने किसी चेयर को पकड़ा है, किसी चेयर में वो विराजमान है, तो डेफिनेटली उसे ईमानदारी तो करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि 50, 60, 100%, 70% ही कमीशन खोरी हो जाएगी तो काम धरातल पे आएगा क्या? जब काम धरातल पे नहीं आएगा तो चलते चलते पुल गिरने लगेंगे, चलते चलते ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन गिरने लगेंगे, तो लोग हताहत होंगे और जो है काल कवलित हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्रोबिटी इन गवर्नेंस है, इस बात को भी इस पेपर के जरिए ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये चीजें लिखने की हैं, और ये चीजें सिर्फ कथनांकित नहीं है, सिर्फ कहने ही मात्र के लिए नहीं है, ये तो करणीय विषय है, सिर्फ वाचनीय विषय नहीं है। ये सिर्फ बोलने के विषय नहीं है, लगाने के विषय भी हैं, क्योंकि कई सामाजिक और सांस्कृतिक बड़े बड़े डंकापीठ संगठन तो इन बातों के बड़े बड़े बोल बोल करके बातें देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से भी तो मोटिवेशन मिलता है। अब स्वयं वो चाहे करें ना करें, लेकिन मिलता तो है ना कि करना ही चाहिए, कोई तो करेगा ही। तो इस तरीके से मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं? मॉरल वैल्यूज मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस में कोई आया, कोई काम लेकर के आया और उसने अपना काम कराया, और उस पब्लिक सर्वेंट ने बोला अब लाओ मुझे 2000, 5000, 10,000 कुछ रुपया दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके, ये मॉरल वैल्यू तो नहीं है मॉरल, क्योंकि उस तरीके से सैलरी तो हर किसी को मिलती ही है। इसीलिए अब वेतन आधारित जीवन जीना है, या फिर जीवन जो है ऐसे ऐशो आराम से जीना है, 2 नंबर का या अन्य नंबर का अनवांटेड पैसा कमा के, जिसको काला धन और ब्लैक मनी कहते हैं। अब ब्लैक मनी से याद आया कि जो है काला धन अभी तक वापस आया नहीं है, तो कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज जो है ये भी दिखाते हैं गवर्नेंस में। इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। अब देखिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मतलब निर्णय लेने की क्षमता। अब जैसे कल ही जो है उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कोई मंडल के उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो है बलात्कार किया गया है एक छोटी 16 साल की 15-16 साल की बालिका का, जो कि पॉक्सो एक्ट के अंदर तो आता ही है। साथ ही के साथ जो है ये जघन्य कृत्य, जिसे हिलेरियस क्राइम्स कहते हैं, ऐसा जो क्राइम है जो कि
अक्षम्य है, जो माफ करने योग्य नहीं, और जो नॉन अवेलेबल कोग्निजेंट है। इस तरीके से अब पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? वहां की जो एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनका नाम रेखा यादव है, अब वो क्यों उस पर डिसीजन नहीं ले रही हैं? क्यों जो है उस मंडल उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी करके जेल के अंदर हो रहे हैं? देखिए, ये बात तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें मैं लेक्चर के माध्यम से बोल रहा हूं, लेकिन अगर देखा जाए तो स्पष्टता तो ऐसी है ना। अब उस बलात्कार को करके मिल ही क्या गया? उन क्षणिक शारीरिक भेड़िया दशान के लिए किसी बालिका के मान मर्दन का खंडन कर देना और उसके बाद ये बोलना कि विश्व के सबसे बड़े बड़े राजनीतिक संगठन है, तो और अभी कुछ समय पहले ही बंगाल में इतनी बड़ी विजय होने के बाद अगर अगले ही दिन इस रूप का प्रदर्शन कर दिया जाए अपनी थकान निकालने के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को दिखाता है। अब डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स, चाहे वो वहां का जिलाधिकारी है, चाहे वो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो उसको ये दिखाना है, उनको ये बताना है कि वो क्या वो शासन और सरकार के दबाव में किसी की गिरफ्तारी रोकते हैं, या फिर सच में किसी ने अगर बलात्कार शारीरिक रूप से किसी का अगर कर दिया है वहां पर कल रात को, क्या वो आज जो है उस चीज को एड्रेस करते हैं और वो कितनी देर बाद गिरफ्तार करते हैं, या फिर जो जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है उन्हीं लोगों के ऊपर और अत्याचार करते हैं। अब ये कहीं ना कहीं जो जीएस पेपर नंबर 4 लिख करके आए हैं वो लोग मेंस में, ये दिखेगा। इसके बाद जो है सुटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स है, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी सुटेबिलिटी क्या है, और वो अपने पदानुकूल आचरण कर भी रहे हैं या नहीं, ये चीज इसमें बताई जाती है, सुटेबिलिटी ऑफ पब्लिक। अब जैसे मान लीजिए कोई जेई है, कोई एई है, कोई पुलिस वाला है, चाहे वो सामान्य सिपाही ही क्यों ना हो। अब मान लीजिए उसने बहुत पैसा बना दिया है, अपनी आय से अधिक पैसा कमा लिया है, तो ये तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया कि सुटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स की भूमिका नहीं निभाई। तो इसका मतलब उसका सारा ध्यान तो घर का राशन लाने में ही रह गया दिन के टाइम पे, और ड्यूटी बजी तो बजी, नहीं तो नहीं बजी। इसके साथ साथ जो पैसा इधर उधर से आया नेटवर्क के जरिए वो भी पा लिया, और जो और गिफ्ट्स आए वो तो थे ही। इसके साथ साथ जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी को एड्रेस करने का मतलब ये है कि जो वेतन आधारित जीवन है, सैलरी आधारित जीवन, वो जी रहे हैं या नहीं, या फिर जो लोग जी रहे हैं उनको भी जीने दे रहे हैं, या खुद तो जी नहीं रहे हैं औरों को भी नहीं जीने दे रहे हैं, या फिर खुद जी रहे हैं औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से जिसका जैसा ही लग गया, जिसके जैसे आचरण और संस्कार हैं वैसे परिभाषित है। तो ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, और उसके साथ साथ इंपैथी, और उसके साथ साथ क्या है, कंपैशन। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी सिविल सर्वेंट और किसी सरकारी ऑफिस में कोई अपनी याचिका लेके आया, कोई याचना लेके आया और उसको उठा करके जेल में डाल दिया। ऐसा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो नहीं करेगा, करेगा तो उससे बड़ा पापी तो कोई भी नहीं है, कहने का मतलब। और ऐसा ही कोई भी ऑफिसर कि कोई अपनी याचना लेकर के किसी के कार्यालय के बाहर जा रहा है और उसको उठा करके जो है कुछ भी कर दिया, मार धाड़ दिया और भगा दिया, ये तो कंपैशन नहीं है, ये तो एम्पैथी भी नहीं है। तो इसीलिए ये चीजें जो है कहीं ना कहीं इसका पार्ट बनती है। अब देखिए जैसे अकाउंटेबिलिटी है, अरे भाई पब्लिक ऑफिस जब होल्ड कर लेते हैं, चाहे वो मंत्रीगण ही क्यों ना होते होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री देश का होगा या मुख्यमंत्री राज्य का होगा या कोई भी क्यों ना होगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज का हेड ऑफ चीफ होता होगा या उसके पदाधिकारीगण होते होंगे, जो पब्लिक एक्सेस को लेते हैं और गवर्नेंस को प्रभावित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो प्रभाव डालते हैं, दे आर आल्सो सपोज्ड टू बी द प्रेशर ग्रुप्स टू ड्राइव द गवर्नेंस। और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी। अब ऐसा हो सकता है क्या, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए पेपर परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई इंटरव्यू हो रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और पारदर्शिता है ही नहीं, है ना, और अपने अपने रिश्तेदारों की भरान निशान है, ऐसा भी है। तो ये तो कोई बात नहीं है। और साथ के साथ जो है क्षेत्रवाद, जातिवाद, रंगवाद, रूपवाद, ऐसावाद, वैसावाद, एवरीथिंग का एक्सट्रीमिज्म अगर लगता रहेगा तो ट्रांसपेरेंसी जैसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी मतलब ये होता है पारदर्शिता, और सबके लिए इक्वल एम्प्लॉयमेबिलिटी टू ऑल, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इक्वली लाइकली, ऐसी बात है। तो ये सारी की सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। इसके साथ साथ जब केस स्टडी पढ़ते हैं,
केस स्टडी को जब डिस्कस करते हैं तो अलग अलग तरीके की, अब जैसे ये उत्तराखंड में ही चंपावत जिले के जो कि मुख्यमंत्री की जो पुष्कर सिंह धामी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसकी विधानसभा है, और उसको ही पता है और की कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के बावजूद ये पता ही है कि अगर गिरफ्तारी इतना लेट हो रही है तो कहीं ना कहीं जो रूलिंग गवर्नेंस है, रूलिंग पार्टी है, और उनके द्वारा किया जाने वाला एक अत्याचार है और एक दबाव है, एक ऐसा दबाव कि अय्यासी करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइप का एक खुलापन है। तो कहीं ना कहीं इसको अब क्योंकि ये चीजें आज सुनने में ऐसे इसलिए आ रही है क्योंकि अब इसको धर्म से अगर जोड़ दें तो अब जैसे लोग कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है या फिर कुछ और चीजें हैं, या मंदिरों के नाम पे जो है उकसा रहे हैं सबको और वोट ले रहे हैं। अभी बंगाल में था, बंगाल में इतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ कि वहां पर जो जीत थी वो शायद हो भी नहीं सकती थी या होती, या फिर खेल था, क्योंकि जगह जगह पर क्या था कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, निर्वाचन सूचियों से नाम काटे जाने, तो कहीं ना कहीं एक मजाक बनाया जाना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज वर्च्यूज का, लोकतांत्रिक मूल्यों का खंडन करना, उसे विखंडित करने का एक जो षड्यंत्र है, और ये एक कुछ और नहीं बल्कि देशद्रोह ही जैसा है। तो ये इंटीग्रिटी को प्रभावित करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल और बेसिक स्ट्रक्चर पर जो है प्रहार करता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये चीजें देखने को तब भी मिलती हैं और एड्रेस करने के लिए होती है। ऐसे में अब गवर्नेंस दबाव में काम करता है या स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करता है, या सब लोग मिल करके अब कलेक्टिव डेकोइज मतलब संसाधनों के सामूहिक लूट को तंत्र देते हैं, अंजाम में पहुंचाते हैं कि लगता है कि अरे ईमानदारी से जी के क्या ही होगा, कि मिल करके लूटो, लूटने का समय सीमित ही होता है। तो ये कोई बात होती है। इसीलिए पेपर नंबर जो चतुर्थ है, फोर्थ है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये कहीं ना कहीं इस चीज को बताता है। मात्र ये एक सैद्धांतिकता नहीं है, ये तो व्यवहारिकता है। एड्रेस जो की जाए ये तो अपने अपने आचरण, ये तो अपनी अपनी परवरिश का विषय है, इसको कैसे मिली है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड क्या बताता है, समरली अगर देखें तो एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस मतलब आचरण पद्धति, नैतिकता क्या है और उसका ह्यूमन मनुष्यों के क्रियाकलापों के साथ क्या ऐसा संबंधन है, तो ये बताता है। एटीट्यूड कैसा है, किस तरीके के एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, आगे बढ़ने वाले एटीट्यूड, कंस्ट्रक्टिव, निर्भीक रूप से काम करने, फेयरलेसनेस से काम करने वाला एटीट्यूड है क्या। इसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस में क्राइसिस हैंडलिंग है, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, नई नई चीजें हैं, इनोवेशन है, एडवांसमेंट है, सस्टेनेबिलिटी है, ये सब चीजों को कैसे कोई एड्रेस करता है। और इमोशनल होकर के या बह जा रहे हैं क्या इमोशंस में, या इमोशंस के ऊपर एड्रेस होकर के व्यवहारिक पक्ष के साथ साथ और उसका मानवीय कृत्य पक्ष समझ करके भी वास्तव, क्योंकि नाक तो सबकी नाक ही है, कान तो सबके सेंसेस तो सबके सेंसेस ही हैं। नाक से जो चीज होती है वो सबके नाक से एक जैसी होती है। आंख अगर देखने के लिए होती है तो सबकी आंख देखने के लिए होती है, किसी की आंख खाना खाने के लिए तो होती नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस ये बताते हैं। प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस बताता है ईमानदारी गवर्नेंस में कितनी है। डिफरेंट केस स्टडीज मतलब जो रियल केस स्टडीज, जैसे अभी रेप का था कि भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी मंडल उपाध्यक्ष है उसने बलात्कार कल रात को किया है किसी बालिका का, 16 साल की 15 साल की बालिका का, और उसके बाद अगर वो जल्दी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसको अगर नहीं मिल रहा, क्योंकि इससे पहले एक लंबी सूची जो है बलात्कारियों की रही है, उसके बावजूद बंगाल का चुनाव जीत जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि शायद देश के लोगों को, शायद प्रदेशों के लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बिका हुआ जर्नलिज्म और बिका हुआ जो न्याय तंत्र है और जो बिका हुआ इस तरीके का सिस्टम है, जो लोग जो बिक जा रहे हैं, सब भले ही ना सही, जो लोग ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो अधिकतर लोग अगर बिक भी जा रहे हैं, जो बिक जा रहे हैं, अगर वो मैनिपुलेट करने में सफल हो जा रहे हैं और बिना कुछ ना करी हुई गवर्नमेंट्स को आराम से ला जा रहे हैं और जिताने के लिए साथ सज्ज होकर के जिता ही दे रहे हैं, प्रभावित कर दे रहे हैं लोगों को डरा धमका के बूथ कैप्चरिंग करके, तो उससे प्रभाव पड़ता है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड में। ये मात्र एक लिखने का मुख्य विषय बन के रह जाता है और डिसीजन मेकिंग में तो होता हुई है जो ऑन द स्पॉट फैसला होता है। तो इसीलिए इसके बाद जो मॉरल वैल्यूज है वो इंपॉर्टेंट है,
कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग कैसे होंगी ये भी महत्वपूर्ण है। सुटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ऑनेस्टी, एम्पैथी, कंपैशन, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें हालांकि जो इसका अगला लेक्चर होगा इसमें बहुत थोरोली डिस्कस करेंगे। फिलहाल तक इस लेक्चर के लिए ये करेंगे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, उसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का क्या रोल है, कैसे किया जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस है, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस ईआई है, इसके बारे में आज देखा।